एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी मिश्रा और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2025 के लिए। आज है हमारा डे 31। एक दो टॉपिक छूट गए थे, रह गए थे, जो आज मैं कवर कर रही हूँ। जिसमें डेलनेट वगैरह अभी हम पढ़ेंगे, निसात के बारे में पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी आधिकारिक तौर पे आज ही आपका लास्ट क्लास हो सकता है। बाकी एलईटी की जब नोटिफिकेशन आएगी, उसका जो सिलेबस जारी होगा उसमें जो भी मैंने पढ़ाया है उसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक रह जाता है तो मैं उसे कवर करवा दूंगी। और जितना सिलेबस अभी तक केवीएस के एग्ज़ाम में हो या एनवीएस के एग्ज़ाम वगैरह में हो, उस हिसाब से जो भी सिलेबस था वो मैंने पूरा करवा दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि कोई और टॉपिक भी होना चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। दुर्गा पूजा के बाद मैं उसे करवाने का ट्राई करूँगी। तो आज हम आधिकारिक रूप से ऑफिशियल तौर पे अपने लास्ट क्लास की तरफ चलते हैं। और जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। मैंने बुक्स के आपको नाम दे दिए हैं। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जिसे आप लेके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन सेट बना सकते हैं, घर पे बैठ के सेट बना सकते हैं। थोड़े कंप्यूटर से यूज टू हो जाएगा क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। बाद बाकी जैसे ही एलईटी का नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और जो भी बाकी होगा हमारा सिलेबस में, या तो आपको लगे या फिर मुझे अपने तौर पे लगे, तो मैं दुर्गा पूजा के बाद उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज हम डे 31 की तरफ बढ़ते हैं। डे 31 में हम शुरू करेंगे पुस्तकालय नेटवर्क। मैंने आपको पढ़ाया था लाइब्रेरी नेटवर्क क्या होता है। तो लाइब्रेरी नेटवर्क के अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क को अभी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेलनेट। आज मैं थोड़ा जल्दी लंबा क्लास है तो थोड़ा मैं जल्दी बता रही हूँ। आप लोग भी अपने लिखने की स्पीड बढ़ाइएगा। एक बच्चे ने मुझे कमेंट में कहा था कि मैम आप हमेशा क्यों बोलती हैं कि स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों की स्पीड अच्छी होती है लिखने की, बहुत लोगों की स्पीड अच्छी नहीं होती है। तो जब उनके पास अगर स्क्रीनशॉट्स रहेगा तो वो बाद में जब भी उस चैप्टर को समराइज़ कर रहे होंगे तो वो स्क्रीनशॉट्स के थ्रू लिख सकते हैं अपना। तो बस मैं इसीलिए कहती हूँ कि स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, ठीक है। तो डेलनेट का पहले नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, इसकी स्थापना निसात द्वारा NISSAT सन 1988 ईस्वी में किया गया था, 1988, ठीक है। डेलनेट की स्थापना दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है? एक तरह से मोटा मोटी समझिए कि जब दो लाइब्रेरी आपस में मिलकर काम करते हैं, दो या दो से अधिक लाइब्रेरी आपस में मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है, वो नेटवर्क विकसित होता है। और जब हम इसको ऑनलाइन फॉर्म में करते हैं तो यही दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसके अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज जुड़े हुए हैं और विभिन्न देशों के लाइब्रेरीज जुड़े हुए हैं, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग मैंने बताया था कि रिसोर्स शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से। तो इन सब चीज़ों में इसकी उपयोगिता होती है। इसके विकास में NISSAT निसात के अलावा NIC ने भी सहयोग किया था। NIC द्वारा भी, NIC हम पढ़ेंगे आगे, द्वारा भी सहयोग, ठीक है। शुरुआत में, यानी कि जब ये स्थापित हुआ तब शुरुआत में इसके अंतर्गत दिल्ली के 30 पुस्तकालय को जोड़ा गया था। पुस्तकालयों को जोड़ा गया था। तो फिर से मैं कहूँगी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, ठीक है। डेलनेट दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क नाम से ही स्पष्ट है। स्थापना निसात के द्वारा 1988 में। याद रखिएगा, स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा निसात के अलावा NIC द्वारा भी सहयोग किया गया और शुरुआत में इसमें दिल्ली के 30 पुस्तकालयों को जोड़ा गया था आपस में। फिर आगे बढ़ते हैं।
डेलनेट में ही हम आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू जरूर करते रहिएगा आप लोग, डेली कम से कम 2-3 सेट बनाइएगा। लाइब्रेरी साइंस का तो बनाइएगा ही, साथ में जो 50 मार्क्स का अलग से आने वाला है उसका भी आप लोग सेट बनाते रहिएगा घर पे। 2-3 सेट बनाने में बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा कि तेज़ी के चक्कर में एक्यूरेसी ना खराब हो, ये सारी चीज़ें भी देख लीजिएगा। ऐसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी बाद में इसका नाम बदलकर डेलनेट का, बाद में इसका नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क रख दिया गया, ठीक है। इसके बाद यह भारत का सबसे बड़ा और पुराना नेटवर्क है। वर्तमान में इसके 250 देश में 250 और विदेश में 8 सदस्य हैं। एक बार इसको लेकिन गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट्स लीजिए। डेलनेट हमारा कंप्लीट हो गया। डेलनेट के बाद आगे बढ़ते हम लोग इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट वगैरह में भी ना बहुत अच्छी वैकेंसीज आती हैं लाइब्रेरियन की। वो मोस्टली नेट के बेसिस पे आती है कि अगर आपने, हाँ मैं एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी, जिन लोगों ने भी ना बीलिस किया वो तो एमलिस कर लें, और जिन लोगों ने एमएलआईएस कर लिया है वो नेट का नेट का एग्ज़ाम ज़रूर दें। आप जो ये तैयारी कर रहे हो ना, इसमें थोड़ा सा और करने के बाद में, थोड़ी सी और मेहनत करने के बाद, ये तो आप कर ही रहे हो, तो आपका बेस बन रहा है। तो अगर इस बार का नेट का एग्ज़ाम आएगा ना, तो आप लोग ज़रूर फॉर्म भरिएगा और ज़रूर उसे देने का ट्राई करिएगा। हो सकता है पहली बार में नहीं निकले, लेकिन आपको पता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपका स्तर क्या है। बहुत से बहुत 10 से 12 मार्क्स से पीछे रह सकते हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा, मतलब कि पूरा का पूरा आप उसको क्लैरिफाई भी कर लो। मुझे याद है 2017 में मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम में मैं एमएलआईएस में इनरोल्ड ही थी। तो जैसे आप एमएलआईएस में जब इनरोल्ड रहते हो ना, तब भी आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो नेट का। बस ये होता है कि 2 साल के वो रिज़ल्ट आने के बाद, नेट का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके 2 साल बाद तक में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये क्राइटेरिया रहता है। तो मैं एग्ज़ाम दे के आई, मुझे लग रहा था उस साल पहली बार ना फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का मर्ज किया गया था, मतलब दोनों का मार्क्स जोड़ के फिर साथ में कट ऑफ निकाला गया था। तो मैं जब एग्ज़ाम दे के आई ना, तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और कहा कि यार मतलब थोड़ा सा और पढ़ लिए होते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा नहीं था। जो बीलिस एमलिस में मैंने पढ़ा था वही मेरा बेस था सारा का सारा। बस मैंने बीलिस में क्लासेस रेगुलर की थी, ये सबसे बेस्ट काम किया था मैंने, कि जो सर पढ़ाते थे मैं डेली क्लास जाके पढ़ रही थी। तो उससे मेरी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो गई, प्रैक्टिकल चीज़ें भी समझ आ रही थी। तो ये बहुत अच्छा बीलिस के टाइम में मेरा बेस बन गया था। तो मैंने कहा कि यार थोड़ा और पढ़ ली होती ना तो शायद मेरा नेट निकल जाता। फिर उसके बाद मुझे आज भी याद है 31 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है। 1 अगस्त को नेट का 2017 में रिज़ल्ट आया था, और मैंने चेक नहीं किया था। फिर मेरी एक फ्रेंड है इकोनॉमिक्स से, उसने कहा कि ऐसे ऐसे नेट का रिज़ल्ट आ गया, उसने इकोनॉमिक्स से भरा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं, जो होगा देखा। और मैंने लिटरली चेक किया और मेरा हो गया था। तो मतलब अनबिलीवेबल था वो, कि आपको कहने का ये तात्पर्य है ना कि आपको ये कभी नहीं कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है, मेरा निकल जाएगा। नहीं होता ये कॉन्फिडेंस। आपकी कितनी तैयारी है वो आपका रिजल्ट ही बताएगा। तो एग्ज़ाम कोई भी स्किप नहीं करिए। अगर आप लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम ये वाला भी भर रहे हो तो केवीएस का एग्ज़ाम आता है, केंद्रीय विद्यालय का, डीएसएसबी का, डीएसएसबी के स्कूल्स वगैरह का लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम आता है, एसएससी में लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम्स आते हैं, एनवीएस नवोदय विद्यालय का लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम आता है। और नेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो उस बेसिस पे बहुत सारे लेवल 10 के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी आप ये मत सोचो कि अच्छा मेरी तैयारी हो जाएगी पूरी एक दिन तब मैं फॉर्म भरूंगा या भरूंगी तब मैं करूंगी, बिल्कुल नहीं।
आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसी में फॉर्म भरो, और अगर फॉर्म भरते हो तो सबसे बड़ी बात है एग्ज़ाम ज़रूर दो। किसी भी आलस के कारण, किसी भी परिस्थिति के कारण एग्ज़ाम नहीं मिस करना है। होना या नहीं होना, तैयारी है या नहीं है, अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम मिस नहीं करना। आप एग्ज़ाम ही नहीं दोगे तो अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि फॉर्म तो भर देते हैं, एग्ज़ाम मिस कर देते हैं कि चलो यार क्या अगली बार दे देंगे। बिल्कुल मिस नहीं करना है। क्या पता आपकी प्रिपरेशन हो और आपको ये खुद में ही अंदाज़ा नहीं हो कि आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। तो एग्ज़ाम कभी मत स्किप करिएगा। और इस बार जिन्होंने भी एमलिस कर लिया है या एमलिस में इनरोल्ड भी हैं, वो लोग ट्राई करिए कि नेट का एग्ज़ाम ज़रूर दें, ठीक है। डेलनेट हमने पढ़ा, अब इनफ्लिब नेट। इनफ्लिब नेट एक ना मैं आपको वेबसाइट बताती हूँ, LIS पोर्टल। मुझे भी शुरुआत में नहीं पता था कि कहाँ पे मुझे लाइब्रेरियन की वैकेंसी कौन सी आ रही है, पता चलेगा, नहीं पता चल पाता। तो एक LIS पोर्टल है, आप सर्च करना गूगल पे, उसमें जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं, प्राइवेट वैकेंसीज़ हैं, वो सारी की सारी ना आपको मिल जाएगी एक जगह पे। लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आ रही है वहाँ पे मोस्टली वो अपडेटेड रहती है। तो आप ना एक रूटीन बना लो, जैसे सरकारी रिजल्ट आप जाके विजिट कर रहे हो ना डेली, वैसे LIS पोर्टल भी आप जाके डेली विजिट करो, कौन सी वैकेंसी आई है, कौन सी नहीं आई है। और लाइब्रेरियन में कभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकलती है, 1 पोस्ट 2 पोस्ट 10 पोस्ट, 6500 तो मतलब समंदर है। अगर 6500 पोस्ट लाइब्रेरियन के लिए निकल रहा है तो वही 2 पोस्ट 3 पोस्ट इतना ही मोस्टली निकलता है। तो उसी में आपको फाइट करना है, हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनफ्लिब नेट, कैपिटल में लिखना है सारा। इनफ्लिब नेट इनफ्लिब नेट, इसका है पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन, INF, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। इनफ्लिब नेट जो है यह UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त यानी कि ऑटोनमस, स्वायत्त ऑटोनॉमस अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, IUC। और स्थापना कब हुआ इसका? ये ना गुजरात के अहमदाबाद में है। अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद, एक बार आप चेक कर लेना कि गांधीनगर में है या अहमदाबाद में है, एक बार ये चेक कर लेना आप, ठीक है। इसका मेन जो कार्यालय है वो कहाँ है, ऐसे मैं चेक करके एक शॉर्ट्स में डाल भी दूंगी। ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसमें लिखा तो है अहमदाबाद, गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद के परिसर में है प्रधान कार्यालय, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। इसकी स्थापना 1991 में UGC के द्वारा किया गया था। UGC मैंने आपको पढ़ाया था, UGC क्या है याद होगा आप लोगों को। UGC जो है वो शैक्षणिक पुस्तकालय जो होते हैं विश्वविद्यालय स्तर के, विद्यालय और महाविद्यालय स्तर के, उनको क्या करती है, ये क्या करता है, उनको पैसे ग्रांट करता है, वो सही से चले इसकी देखरेख करता है, ठीक है। और जो भी लाइब्रेरी उस पैतृक संस्था के अंतर्गत आती है उसका भी देखरेख जो है वो UGC के द्वारा ही होता है। वो मतलब उस कॉलेजेस उसको फंड प्रदान करती है जिससे पैतृक संस्था फिर अपने लाइब्रेरीज को चलाती हैं, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमस बॉडी है, UGC का एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी क्या होता है, देखिए, एक तो होती है जो सरकार के अंतर्गत या किसी संस्था के अंतर्गत आती है, और एक होता है जैसे कि बिहार विधानसभा, ये क्या है ना, ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था। ये बिहार सरकार के नियमों को फॉलो तो करती है, लेकिन ये खुद में एक ऑटोनॉमस बॉडी है। जैसे कि जुडिशरी वाले जो भी होते हैं, वो भी हाई कोर्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, वो भी ऑटोनॉमस संस्था होती है, ठीक है।
तो मतलब कि खुद के फैसले खुद भी ले सकती है, इस तरह की एक संस्था है इनफ्लिबनेट। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 1991 में इसका स्थापना हुआ, याद रखिएगा, 1991। आगे बढ़िएगा। IUCAA के तहत, IUCAA के तहत एक परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत हुई। परियोजना यानी कि प्रोग्राम की, परियोजना प्रोग्राम की तरह शुरू हुआ और बाद में स्टैब्लिश्ड हुआ, ये वेल एस्टैब्लिश्ड। परियोजना के रूप में शुरू हुआ और 1996 में यह एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बना। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बना, ठीक है। इनफ्लिबनेट IUCAA के द्वारा एक परियोजना के रूप में शुरू हुआ और अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बना 1996 ईस्वी में। इनफ्लिबनेट क्या करता है? भारत के जो भी शैक्षणिक पुस्तकालय वगैरह हैं, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का आधुनिकीकरण पे महत्व देता है, उनको चाहता है कि ये डिजिटलाइज हो, डिजिटल क्षेत्र से उनको जोड़ने का काम करता है। देशव्यापी नेटवर्क बनाने का, कि सारे के सारे जो यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज़ हैं वो एक नेटवर्क की तरह आपस में जुड़ जाएं, इन बातों पर वह जोर देता है और बहुत सफल भी हुआ है यह इस कार्य में। शिक्षाविदों, मतलब इसमें बहुत तरह के लोग जुड़े होते हैं, टीचर्स भी जुड़े हैं, स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, रिसर्चर्स भी जुड़े होते हैं, ठीक है। इनफ्लिबनेट इनफ्लिबनेट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। OCLC, OCLC ऑनलाइन लाइब्रेरी, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ठीक है। OCLC का फुल फॉर्म है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। नाम से ही बहुत सारी चीज़ें का आपको पता चल गया होगा। इसकी स्थापना 1967 में, 1967 में ओहियो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कैंपस में, अब इसका पहले क्या नाम था OCLC का, देखिए, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, जिसका नाम बाद में बदल के ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर दिया गया। लाइब्रेरी सेंटर के नाम से शुरू हुआ, के नाम से शुरू, ठीक है। 1970 में प्रथम कंप्यूटरीकृत सेवा और 1971 में प्रथम ऑनलाइन सेवा। ऑनलाइन और कंप्यूटरीकृत में तो अंतर पता होगा। कंप्यूटरीकृत यानी कि जब हम उसको वेब पे डाल देते हैं तो वो फिर ऑनलाइन हो जाता है, कि जो कोई भी कंप्यूटर पे किसी भी दुनिया में जो भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है वो किसी भी कोने में बैठ के उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, तो वो ऑनलाइन कहलाता है उस टाइम में। और लेकिन कंप्यूटरीकृत में क्या है कि जिस सिस्टम पे वो डाला गया है वहीं पे आप बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो 1971 में प्रथम
ऑनलाइन, प्रथम ऑनलाइन सेवा शुरू किया। ठीक है, सेवा शुरू। स्क्रीनशॉट्स लीजिए। महत्वपूर्ण लाइब्रेरी नेटवर्क है ये OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। आगे बढ़ते हैं। ओहियो विश्वविद्यालय कैंपस में ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से इसको स्थापित किया गया। सर्वप्रथम 1970 में कंप्यूटरीकृत फर्स्ट टाइम, और 1971 में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन सेवा इसने शुरू किया। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम बदलकर OCLC कर दिया गया। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। यह दुनिया की सबसे वृहत, यह दुनिया की सबसे वृहत और पुराना, वृहत और पुराना लाइब्रेरी नेटवर्क है। ऐसे बुक में दिया है 86 देशों में 5000 से भी अधिक सदस्य हैं एक बार, लेकिन फिर भी इसको ऑनलाइन भी आप चेक कर लीजिएगा कि कितने सदस्य हैं इसके। और जो DDC ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया था, तो वर्तमान समय में इसके द्वारा DDC का भी प्रकाशन किया जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, OCLC के द्वारा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, किया जा रहा है। तो ये था हमारा OCLC। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट्स लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। निसात, NISSAT, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। निसात, NISSAT, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, निसात का फुल फॉर्म है। भारत में जितना भी सूचना संसाधन है, सूचना सेंटर है, सबके बीच कोऑर्डिनेट करने में निसात का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कि निसात जो है जितना भी सूचना सेंटर है उनके कोऑर्डिनेटर, एज अ कोऑर्डिनेटर काम करती है, समन्वयक का भूमिका निभाती है। ठीक है, सर्वप्रथम 1975 में इसका हुआ, 1975 ईस्वी में स्थापना। ठीक है, और पूर्ण रूप से यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत, विभाग के अधीन 1977 में प्रारंभ हुआ। 1977 में प्रारंभ हुआ। स्थापना 1975 में हो चुकी थी, और पूर्ण रूप से जो ये कार्यक्रम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत 1977 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1977 में प्रारंभ किया गया, और इसका पूरा नाम नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं निसात में ही। चार स्तर पर इसकी संरचना की गई है। बहुत ये मतलब पूरे देश में समझ एक तरह से यही कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है। 4 स्तरों पर संगठन जो है, इसका संगठन का रूप कैसा है देखिए। 4 स्तर पर संरचना की गई है, 4 स्तरों पर कार्य करता है, जिसमें से फर्स्ट है, आप लोगों ने सुना ही होगा, NIC। NIC का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन
सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC, ठीक है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र, इसको हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रीय सूचना केंद्र। राष्ट्रीय सूचना केंद्र शीर्षस्थ अंग है। शीर्षस्थ मतलब जो शीर्ष पर स्थित हो, यानी कि जो सबसे ऊपर स्थित हो, हेड है, ठीक है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। शीर्षस्थ अंग है जो सभी क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो मान लो कि आप शिक्षा सोच लो उसमें हो, आप मेडिकल फील्ड सोच लो उसमें हो, यानी कि आप जो भी फील्ड सोच रहे हो उन सब क्षेत्र में, जो सभी क्षेत्र के राष्ट्रीय सूचना केंद्र, राष्ट्रीय सूचना केंद्र स्तर पर सूचना सेवाओं को समन्वित करने के लिए, समन्वित का अर्थ है कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेटर बनता है ना कोई चीज़ को करने के लिए, कि अब देखो काम तो सब करते हैं, लेकिन मान लो कि एक कैसे बोले, कोई मान लो प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, उसमें हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन एक जो होता है वो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, कि सब चीज़ें एक टाइम पे सही जगह पे जब ज़रूरत है उसकी वहाँ पे हो रही है कि नहीं, सबसे बात करके सारी चीज़ों को ठीक करने का जो ट्राई करता है कि सब चीज़ समय पे हो, उसको कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन का काम जो करता है, आपस में क्या बोलते हैं उसको, सब कुछ समन्वय स्थापित कर सके, को समन्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये NIC का मुख्य काम है, करने के लिए उत्तरदायी है NIC, ठीक है। तो निशात में ये प्रथम स्तर पर, 4 स्तर पर जो है, तो शीर्षस्थ स्तर पे सबसे कौन होता है, NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। स्क्रीनशॉट्स लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग दूसरा स्तर देखते हैं, ये प्रथम स्तर था हमारा। अब हम चलेंगे सेकंड स्तर की तरफ। क्षेत्रीय सूचना केंद्र, क्षेत्रीय सूचना केंद्र, रीजनल इंफॉर्मेशन सेंटर। क्षेत्रीय सूचना केंद्र द्वितीय स्तर पर क्षेत्रीय सूचना केंद्र संबंधित क्षेत्रों में, क्षेत्रीय सूचना केंद्र संबंधित क्षेत्रों में, मतलब जिस भी क्षेत्र से उसका संबंध है, संबंधित क्षेत्रों में उस जानकारी का जिस भी क्षेत्र से संबंध है, उपलब्ध सूचना स्रोतों के संपूर्ण उपयोग के लिए कार्यरत रहते हैं। उपयोग के लिए कार्यरत रहते हैं, ठीक है। जो क्षेत्रीय सूचना केंद्र है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, सूचना स्रोतों के संपूर्ण उपयोग के लिए क्षेत्रीय सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना, कि जो भी क्षेत्रीय सूचना है वो उसको प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयासरत रहते हैं, ताकि पूर्णतः उपयोग हो सके सूचनाओं का, ठीक है। इसके बाद अंचलीय सूचना केंद्र, अंचलीय सूचना केंद्र आंचलिक सूचना केंद्र, सेक्टरल इंफॉर्मेशन सेंटर,
ये तृतीय स्तर पर स्थापित हुआ, स्थापना की गई। ये थर्ड लेवल है, स्थापना की गई। ये केंद्र, अब इनका काम क्या है ये देखिए, ये केंद्र उपयोगोन्मुख यानी कि जो उपयोगी हो सकते हैं, जो उपयोग की तरफ उन्मुख भी हैं, ठीक है, उपयोगोन्मुख तथा विशिष्ट प्रकार के होते हैं, विशिष्ट प्रकार के होते हैं। प्रायः औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा होता है, प्रायः औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा होता है। मोस्टली क्या है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं, सेक्टरल जो होते हैं, ठीक है। आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्तर के जो होते हैं, इनमें क्या क्या, इसका एक दो एग्जांपल बता देती हूँ कि किस किस इंडस्ट्रीज से लगभग ये जुड़े हुए हैं। फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इससे जुड़े हुए होंगे। क्या देखिए इसके नाम से ना, आंचलिक सूचना केंद्र, सेक्टरल इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि अलग अलग सेक्टर से ये रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। एनआईसी नेशनल लेवल का था, और इसी तरह से ये आंचलिक सूचना केंद्र जो है सेक्टरल के अलग अलग सेक्टर से ये रिलेटेड होते हैं। दूसरा ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, केमिकल टेक्नोलॉजी, इन सब का जो सूचना केंद्र होगा, इन सब इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो सूचना केंद्र होगा वो सेक्टरल इंफॉर्मेशन सेंटर के अंतर्गत आता होगा। सेक्टर मतलब कि अलग अलग जो भी सेक्टर्स हैं, आंचलिक जो हैं, उनसे ये जुड़ा हुआ है। और ज़्यादातर ये किससे हैं, किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, औद्योगिक क्षेत्र से, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र से ये जुड़े हुए होते हैं। आंचलिक सूचना केंद्र विभिन्न तरह के उद्योगों से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, स्थानीय सूचना केंद्र, लोकल इंफॉर्मेशन सेंटर। अब देखिए स्थानीय स्तर पर इस प्रकार के केंद्र, अपने पैतृक संस्था, यानी कि जिस भी संस्था से वो रिलेटेड है, यानी कि कोई भी जिस भी संस्था से वो रिलेटेड सूचना केंद्र है, इंफॉर्मेशन सेंटर है। हर संस्था का अलग अलग इंफॉर्मेशन सेंटर होता है ना, तो वो उसका क्या कहलाएगा, पैतृक संस्था कहलाएगी। जैसे मैंने आपको लाइब्रेरीज बताया था कि अगर यूनिवर्सिटी की कोई लाइब्रेरी, तो उसका पैतृक संस्था कौन होगा, वो यूनिवर्सिटी होगा। उसी तरह से आजकल लाइब्रेरीज को ही इंफॉर्मेशन सेंटर भी बोलते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि इंफॉर्मेशन सेंटर, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर कुछ अलग चीज़ नहीं है। बस जब वो अलग मतलब उसका स्वरूप हो गया, डिजिटलाइज हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो वो इंफॉर्मेशन सेंटर कहलाने लगा। सेम ही चीज़ है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। अपने इस प्रकारों के केंद्र अपने पैतृक संस्थाओं के कर्मियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है। मतलब मेन इसका क्या काम है, ये सबसे निचला स्तर है। निसात में मेन इसका क्या काम है कि जो भी इसका पेरेंट इंस्टीट्यूट होगा, पैतृक संस्था होगी, ये उसको जानकारी प्रोवाइड करने का कार्य करेगा, मोटा मोटी, कि ये मतलब सारी जानकारी इकट्ठा करके ये अपने पैतृक संस्था को देने का काम करेगा। तो ये हमारे 4 स्तर हो गए निसात के,
ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा निषाद के चारों स्तर को। एक और क्लास बाकी है डे 32, जिसका हम कल फिर हम इसके बारे में इससे आगे के जो 2-3 इंस्टीट्यूट और इंफॉर्मेशन सेंटर और बचे हुए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। इस क्लास से रिलेटेड या पिछले किसी भी क्लास से रिलेटेड या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से कोई भी क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मोस्टली ट्राई करिएगा कि जो सबसे लेटेस्ट वीडियो उस पर कमेंट करने का, क्योंकि वो ज़्यादा देख पाती हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग साथ में MCQs करते रहिए, इसको भी पढ़ते रहिए, MCQs भी करते रहिए और ख़ुद को बिल्कुल मजबूत बना लीजिए एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी या कोई भी टॉपिक छूटा हुआ होगा तो मैं उसे पूरा करवा दूँगी दुर्गा पूजा के बाद। ठीक है, धन्यवाद।